एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद केके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य की स्थापना से लेकर उसके पतन तक। ठीक है, पहला देखते हैं प्रस्तावना। गुप्त राजवंश का काल प्राचीन भारत का एक बेहद गौरवशाली समय था। मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद भारत के राज्य अलग अलग हो गए थे, जिन्हें गुप्त राजाओं ने दोबारा एक साथ जोड़ा था। लगभग 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक इस शासन काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो गुप्त वंश का काल प्राचीन भारत का एक बेहद गौरवशाली समय था। मौर्य साम्राज्य जब खत्म हो गया था, उसके बाद भारत के राज्य अलग अलग हो गए थे और गुप्त राजाओं ने दोबारा इसको एक साथ सभी राज्यों को जोड़े थे। ठीक है, और गुप्त राजवंश का जो रूलिंग टाइमिंग था, शासन काल था, वह 275 से लेकर के 550 तक था। ठीक है, और इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौर में कला, साहित्य, विज्ञान और व्यापार का बहुत बड़ा विकास हुआ। चीनी यात्री फाहान ने भी अपनी किताब में इस काल की खुशहाल और तरक्की की बहुत तारीफ की है। ठीक है, तो इसको गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौर में कला, साहित्य, विज्ञान और व्यापार का बहुत बड़ा विकास हुआ था। और चीनी यात्री जो फाहान थे, वो भी अपनी किताब में इस काल की खुशहाल और तरक्की का काफी तारीफ किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख शासक और उसका योगदान। गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने की थी, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने गुप्त स्वंत की शुरुआत किए थे। ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, जो 275 में किए थे। ठीक है, लेकिन जो रियल संस्थापक वह चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त स्वंत का शुरुआत भी किए थे। ठीक है, इसके बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठे, जिन्हें अपने महान जीतों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, उनके महान जीतों के कारण। अगले प्राप्ति राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, जिन्होंने शाकों को हराया और जिनके दरबार में महाकवि कालिदास जैसे नवरत्न रहते थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त शाकों को हराए थे और इनके दरबार में महाकवि कालिदास जैसे नवरत्न रहते थे। ठीक है, इसके बाद कुमारगुप्त ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय बनाए और उनके पुत्र स्कंदगुप्त ने क्रूर हूनों के आक्रमण से देश की रक्षा की। ठीक है, तो इसके बाद जो राजाएं थे, कुमारगुप्त थे, जो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय बनवाए थे, और उनके जो पुत्र थे स्कंदगुप्त, वह हूनों के आक्रमण से देश की रक्षा किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। गुप्त काल की शासन व्यवस्था विकेंद्रीकरण मीन्स शक्तियों के बंटवारे पर आधारित थी। समाज में इसमें राजा सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जो महाराजा धीराज जैसे उपाधि लेता था। ठीक है, तो इसमें जो राजा होता था वह सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जिसे महाराजा धीराज जैसे उपाधि मिलती थी। ठीक है, और उसकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। शासक को ठीक से चलाने के लिए पूरा साम्राज्य प्रांतों और जिलों में बांटा गया था। ठीक है, तो शासक व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए पूरे साम्राज्य को प्रांत और जिलों में बांटा जाता था। ठीक है, शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। ठीक है, तो शासन की सबसे छोटी इकाई गांव होता था। ठीक है, और जिसका मुखिया को, और जो गांव में मुखिया होते थे, उसको ग्रामीण कहा जाता था। गांव के लिए बुजुर्ग की मदद से स्थानीय फैसला लेता था। ठीक है, तो गांव के जो बुजुर्ग की मदद से स्थानीय फैसला लिए जाते थे, वो गांव के बुजुर्ग की मदद से होते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक जीवन और वाणिज्य व्यवस्था। गुप्त काल में भारत आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध और खुशहाल था। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी, और राजा को होने वाली आमदनी का सबसे बड़ा जरिया भूमि कर था, जो कुल पैदावार का छठा हिस्सा होता था। ठीक है, तो जो राजा को सबसे ज्यादा आमदनी होता था वह भूमि कर से होता था। ठीक है, लैंड टैक्स, जो कुल पैदावार का छठा हिस्सा होता था। कृषि के साथ साथ व्यापार और उद्योग भी बहुत उन्नत थे, विशेषकर कपड़ा और धातु उद्योग प्रमुख थे। भारत का व्यापार विदेश जैसे
रोम और दक्षिण यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। ठीक है, तो भारत का जो व्यापार था वह विदेशों में भी फैला हुआ था, जैसे रोम और दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, तक फैला हुआ था, जिसके लिए भड़ोच और ताम्रलिप्त जैसे बंदरगाहों का उपयोग होता था। ठीक है, व्यापारियों के अपने ग्रुप होते थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। जो व्यापारी के ग्रुप होते थे उन्हें श्रेणी कहा जाता था और ये बैंकों की तरह काम करती थी। इस काल में भारत ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दिनार कहा जाता है, जबकि आम लोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे साम्राज्य के पतन। 6ठी शताब्दी के आते आते इस महान गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया, जिसके मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला कारण मध्य एशिया की क्रूर जाति हुनों के लगातार आक्रमण थे, जिससे गुप्त साम्राज्य का खजाना खाली हो गया और सेना कमजोर हो गई। ठीक है, तो पहला कारण पतन का क्या था? मध्य एशिया के क्रूर जाति हुनों का आक्रमण। ठीक है, हुन जो बार बार लगातार आक्रमण करते थे, जिस कारण से गुप्त साम्राज्य का खजाना जो था वह खाली हो गया था और सेना भी कमजोर पड़ गई थी। दूसरा कारण स्कंदगुप्त के बाद आने वाले शासक कमजोर और अयोग्य होना था, जो राज्य को संभाल नहीं सके। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के बाद जो राजा आए थे वह कमजोर और अयोग्य थे, जो इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाए थे, जिस कारण से गुप्त राजवंश का पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, तीसरा कारण केंद्र सरकार को कमजोर देखकर प्रांतीय गवर्नर और सामंतों द्वारा विद्रोह करना था। इन सब कारणों से गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पूरी तरह बिखर गया। ठीक है, तो इन्हीं सब कारण से गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निष्कर्ष। गुप्त राजवंश ने भारत को मजबूत शासन, धन दौलत और एक बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था दी। भले ही हुनों के हमले और आपसी विद्रोह के कारण यह साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन इस काल में कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जो तरक्की हुई उसने आने वाले कई सदियों तक भारत का मार्गदर्शन किया। ठीक है, तो गुप्त राजवंश ने भारत को मजबूत शासन व्यवस्था, धन दौलत और एक बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था दी। ठीक है, और जो इस काल में कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जो तरक्की हुई वह आज भी भारत का मार्गदर्शन किया है। ठीक है, अपनी इसी शानदार कामयाबियों की वजह से गुप्त काल को एक आज भी इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। ठीक है, इसी शानदार कामयाबी की वजह से आज भी इतिहास में इस एज को गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से इसका नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।